गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट 10 का रिवीजन, जो CGL और CHSL मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये नवीन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो नवीन सर की क्लास के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। इससे पहले हम करेंगे रिवीजन, जो इससे पहले हमने 9th क्लास का रिवीजन किया था। उस क्लास से हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और फिर करेंगे 10th क्लास का रिवीजन। तो रिवीजन क्वेश्चन है, कथकली से पहले ये पूरा अभ्यास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहता है सेवा कली। आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? तो आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का। मिन्हास उस सिराज किसका दरबारी था? तो ये इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। और रजिया के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि रजिया एक पुरुष होती तो वह वास्तव में एक महान शासक के रूप में उभरती। एल्यूसियन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। और राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से संबंधित है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10th एपिसोड का। लीला सैमसन का संबंध कहाँ किस से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम से संबंधित और अन्य कलाकार कौन से हैं? तो यह रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो भरतनाट्यम से और राज्यसभा में जाने वाली ये पहली डांसर बन गई हैं। यमनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित है। और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी का उद्गम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक गांव से हुआ है। सोनल मानसिंह, इनका संबंध है ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से। और इनको 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और ये दोनों अवार्ड इनको सबसे कम उम्र में प्राप्त हो गए थे। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिनको मात्र 40 वर्ष की आयु में भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली कौन है? तो ये वैजयंती माला, इनको 1969 में यह अवार्ड दिया गया था। उर्मिला सत्यनारायण, ये साहित्य नाटक अकादमी 2023 में इनको अवार्ड दिया गया। और मंजुला रामास्वामी, साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड 2022 इनको दिया जा चुका है। वाद्य यंत्र कलाकार, सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन बन गए हैं? ये जाकिर हुसैन बन गए वाद्य यंत्र में। और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल राज्य में। और हाथियों की परेड इसमें की जाती है। असम से संबंधित है बिहू फेस्टिवल। और बिहू 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। कीर्ति गई फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। पुष्कर मेला, इसका आयोजन किया जाता है अजमेर में। और इसका संबंध ऊँटों से होता है। पुष्कर ऊँट मेला या कार्तिक मेला इसको कहा जाता है। और ब्रह्मा जी का मंदिर इसी से संबंधित है। पहला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और इसका विजेता पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। दूसरे संस्करण का आयोजन 1973 में किया गया आम्स्टलवेन नीदरलैंड शहर में। और नीदरलैंड ने इंडिया को हराया और पहली बार इंडिया इसमें उप विजेता बना था। और तीसरी बार इसका आयोजन किया गया 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और भारत ने पाकिस्तान को इसमें हराया था। और पहली बार इसमें भारत विजेता बना था तीसरे संस्करण में। और इसके कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। हॉकी ने ओलंपिक में कितने मेडल जीत लिए हैं? 8 गोल्ड जीत लिए हैं। और भारत ने टोटल 10 गोल्ड जीत लिए हैं, 8 टीम में और 2 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। और हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक में 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 और 1964 और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हॉकी इंडिया के द्वारा लास्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है। और अब तक 8 गोल्ड मेडल हॉकी के द्वारा जीत लिए गए हैं। महिला हॉकी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहली बार 1974 में। और 2018 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंडिया में किया गया है। और बेल्जियम ने नीदरलैंड को इसमें हराया है। भारत में हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार हो चुका है? 1982, 2010 और 2023 में हो चुका है। और 2023 वाला जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। 2023 का होस्ट कौन है? इंडिया। भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। हॉकी के बॉल के वजन क्रिकेट के बॉल के वजन के बराबर होती है। और क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंच।
हॉकी स्टिक की वर्तमान लंबाई कितनी है? पहले होती थी 37 इंच और वर्तमान में हो गई 43 इंच। हॉकी मैच कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है और इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर में 2 मिनट का ब्रेक होता है और दूसरे और तीसरे के बीच 15 मिनट का ब्रेक होता है। कलमकारी चित्रकारी इसका संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। कंथा साड़ी इसका संबंध त्रिपुरा से। पश्चिम बंगाल से संबंधित है जामदानी साड़ी। और पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी इन दोनों का संबंध है आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन इसके जनक किसको माना जाता है? विनोबा भावे को। और विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको रैमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया था। और पोचमपल्ली स्थान पर ही आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भूदान किया गया था। कांजीवरम साड़ी ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। चंदेरी साड़ी ये मध्य प्रदेश की है। कसाबू साड़ी केरल की है। संबलपुरी साड़ी ये है उड़ीसा राज्य की। पैठन साड़ी महाराष्ट्र की है और नववारी साड़ी महाराष्ट्र और गोवा दोनों की है। पैठन साड़ी महाराष्ट्र की है। इलकन साड़ी ये कर्नाटक राज्य की है। बंधिनी और पटोला साड़ी ये गुजरात राज्य की हैं। फुलकारी ये पंजाब की है। मूंगा सिल्क ये असम की है। बोंकई साड़ी ये है उड़ीसा राज्य की साड़ी। भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? तो ये बने थे GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। और दूसरे स्पीकर कौन बने थे? दूसरे स्पीकर जो लोकसभा के पहले उप अध्यक्ष थे वे ही दूसरे स्पीकर बने थे और ये थे M अनंत अयंगर। और तीसरे स्पीकर कौन बने थे? ये बने थे हुकुम सिंह। चौथे बने थे नीलम संजीव रेड्डी और पांचवें बने थे गुरदयाल ढिल्लों। और पहले दलित स्पीकर ये कौन बने थे? GMC बाल योगी बने थे जो सबसे युवा स्पीकर भी थे। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर ये कौन थी? मीरा कुमार थी जो 16वें क्रम की थी। और पहली महिला दलित स्पीकर भी यही बनी थी। और दूसरी महिला स्पीकर कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन बनी थी। और सबसे लंबा कार्यकाल किस स्पीकर का रहा है? बलराम झाकड़ का जो 9 वर्ष 10 महीने तक रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल किस स्पीकर का रहा है? तो स्पीकर के रूप में लोकसभा स्पीकर के रूप में 109 दिन का कार्यकाल नीलम संजीवा रेड्डी का रहा है। पहले जनजातीय स्पीकर कौन थे? तो ये थे PA संगमा थे। कौन से एक्सक्लूसिव या अनन्य अधिकार केवल लोकसभा के पास होते हैं? तो लोकसभा के पास कुछ अधिकार होते हैं जो केवल लोकसभा के पास ही होते हैं, जैसे धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पेश करना लोकसभा ही कर सकती है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना भी लोकसभा ही कर सकती है। आपातकालीन के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पास कर सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग पारित हो जाए तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही इसको शुरू कर सकती है। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 109 के तहत इसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 110 में। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। लोकसभा में UT का मैक्सिमम प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो ये है 20 सीट और स्टेट का है 530 सीट और UT का है 20 सीट और टोटल हो जाती हैं 550 सीट। लेकिन लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। और वर्तमान में राज्यों से कितने हैं? 524 सदस्य और UT से 19 सदस्य और सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ की है? तो ये टोटल हो जाएंगी 543 वर्तमान में लोकसभा की सीट। और सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ की? उत्तर प्रदेश की 80 सीट, दूसरे पर महाराष्ट्र की 48 सीट, तीसरे पर पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40 और तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं। तो ये घटते क्रम में हमको ध्यान रखनी है। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा 525 सीटों से बढ़ाकर लोकसभा की 545 सीटों को कर दिया गया था और इसमें UT की जो 25 सीट थी लोकसभा की इनको घटाकर 20 कर दिया गया था। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य और इसको वरिष्ठतम के आधार पर इसको चुना जाता है और प्रोटेम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिलहाल के लिए और सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य यही करता है। और अब की बार 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? भर्तृहरि मेहताब बने थे। और लोकसभा की पहली बैठक के समय हेड कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर ही अध्यक्ष होते हैं। अब हम देख लेते हैं राज्य और
सभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में है 18, बिहार में है 16 और पश्चिम बंगाल इसमें भी है 16 और असम में है 7 और तेलंगाना में भी 7 राज्यसभा की सीट हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट की राज्यसभा सीट एक ही है और असम को छोड़कर। असम में कितनी है? असम में है 7 और बाकी सभी जगह कितनी हैं? बाकी सभी जगह एक एक हैं। दिल्ली में कितनी राज्यसभा की सीट हैं? तो दिल्ली में 3 हैं और पुडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 और सिक्किम में 1 है। और लोकसभा की सीट दिल्ली में कितनी है? 7 हैं और विधानसभा की सीट 70 हैं। नेक्स्ट है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस मध्यकालीन शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों की हुलिया प्रथा, एकता प्रथा समाप्त करी थी। एकता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा थी सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिस पर वे अपनी आजीविका कमा सकते थे और इसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन एकता प्रथा को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त करके नगद वेतन की शुरुआत की थी। घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और रक्त और तलवार की नीति इन्होंने ही अपनाई थी, लेकिन बलबन ने रक्त और लोहो की नीति अपनाई थी। भू राजस्व 1/2 या 50% लिया जाता था और नगद वेतन की शुरुआत की गई थी। खलीफा अल्लाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी और मुझे सरा की चिंता नहीं है। सरा का मतलब होता है खलीफा का आदेश और जो मुस्लिम धर्म में खलीफा होता है वह सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है और इन्होंने कहा था कि मैं किसी भी सरा की मुझे कोई चिंता नहीं है, यानी कि खलीफा की मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये होती थी मुबारक हसन खान या नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो एक सनकी था। यह बाजार में कभी कभी नग्न अवस्था में भी आ जाता था और इसी के समय शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी और खिलजी वंश का अंतिम शासक भी नसीरुद्दीन खुसरो शाह था और उसके बाद 1290 से 1320 तक नया वंश आया, खिलजी वंश। और किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास या अर्धदास माना? तो ये माना था गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसे GST से डिनोट कर सकते हैं हम। और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो ये गियासुद्दीन तुगलक का माना जाता है और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था और सबसे लंबा कार्यकाल इसी वंश का माना जाता है। और 1320 से 25 तक कौन रहे थे? गियासुद्दीन तुगलक रहे थे GST और इन्हीं का भतीजा था गाजी मलिक। और गाजी मलिक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक इसी का भतीजा था। निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था गियासुद्दीन तुगलक को कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। और लकड़ी के महल में दबकर ही गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद शासक बने 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले नहरों का निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था। नहरों का निर्माण कार्य करवाया था और सर्वाधिक नहरें किसने खुदवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने शुरू करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर कुव्वत उल इस्लाम रखा था या दौलताबाद रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल माना जाता है और रक्त पिपासु इसको कहा जाता है। और कुछ इतिहासकारों ने कहा भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु से जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से मुक्ति मिल गई है। इसने कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई जो जनता के लिए काफ़ी हितकारी थी, लेकिन समय अच्छा नहीं था, इसलिए वे सभी योजनाएं इसके लिए उल्टी साबित हुई और इसलिए इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसने किया दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि जो अधिक उपजाऊ थी, इस पर उसने कर की वृद्धि की 1325 से 27 में। लेकिन उसी वर्ष अकाल पड़ गया जिस कारण वह कर दे नहीं पाए और
जो सैनिक थे उन्होंने जनता पर काफ़ी अत्याचार किए और इसका पता मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं था, तो जनता इससे रुद्ध हो गई या रूठ गई। इन्होंने राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी इन्होंने राजधानी परिवर्तित की 1327 में। यह योजना भी इनकी असफल रही। खुरासान अभियान और कराचिल अभियान, इसने अपनी सेना तैयार की और काफ़ी समय तक इसने अपनी सेना वहीं पर अभियान में लगाए रखी और सेना वहाँ पर बीमार हो गई ठंड के कारण, और जिससे वह अभियान भी इसका असफल रहा। और सांकेतिक मुद्रा, इसने सोने चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे घरों में ही ऐसी मुद्रा बनाने लगे, जिससे इसको काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये सभी योजनाएं असफल रही जो इसके द्वारा चलाई गई थी। एमबीटी की मृत्यु के बाद जनता को एमबीटी से यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिली और मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से मुक्ति मिली। इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण विभागों की भी स्थापना की थी। दीवान अमीर को ही किसानों के लिए और तकावी ऋण किसानों को दिया जाता था, जैसे वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड दी जाती है। और ये योजना शुरू हुई थी 1998 में। फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण को समाप्त कर दिया गया था। और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खान या उलुग खान कहा जाता था और सबसे पढ़ा लिखा यही शासक था, और इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता इसी के समय मोरक्को यात्री भारत आया था और मोरक्को की राजधानी रबात, और ये 1333 में भारत आया था। और इसने रेहला की रचना की थी 3 भागों में, अरबी भाषा में इसकी रचना की थी। और भारत आने वाला ये विदेशी यात्री था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी बनाया गया था। और ये 9 वर्ष तक यानी कि 1333 से 1342 तक काजी के पद पर रहा। और 1342 में चीन का राजदूत बनाकर इसको चीन में भेज दिया गया था। मालवा के संस्थापक और शासक हुसैनपुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था 1351 से 1388 तक। तुगलक वंश में सबसे लंबा कार्यकाल किसका माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक का। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है बहलोल लोधी का, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया था। और ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फुतूहात ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखी थी। राग दर्पण बुक किसने लिखी थी? राग दर्पण बुक का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया और फ़कीर उल्ला राइटर के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। नील दर्पण बुक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। अद्धा कोइन, बिख कोइन और ससगनी सिक्का ये चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और टोपरा शिलालेख और मेरठ शिलालेख को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ले जाया गया था। इसने 1,80,000 दास बनाए थे और इसलिए इसने दासों के लिए एक विभाग भी बनाया था, दीवान ए बंदगान, जिसे दास विभाग कहा जाता था। और दीवान ए खैरात, दान के लिए विभाग बनाया गया था। और 1361 में इसने पूरी मंदिर पर अटैक किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और पूरी मंदिर को ही व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 4 धाम कौन कौन से होते हैं? द्वारका जो पश्चिम में है, बद्रीनाथ जो उत्तर में है, पुरी जो पूर्व में है, और रामेश्वरम ये दक्षिण में है। तो ये 4 धाम हैं। 1368-69 में कुतुब मीनार की मरम्मत का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1193 में ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और बख्तियार काकी की याद में किया गया था। लेकिन निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और इसमें 5वीं मंजिल और इसकी मरम्मत का कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित 3 महत्वपूर्ण शासक भी हमको ध्यान रखने हैं। अटलांटिक सागर को किस नाम से जाना जाता है? अटलांटिक सागर को कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। और अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी कौन सी है? पनामा नहर। और स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। वेलेंड संधि ये एरी को एंटोरियो झील से जोड़ती है।
वास्पोरस जल संधि ये काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, और डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और डोबर इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि ये यूरोप को अफ्रीका से, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और मैड्रिड इसकी राजधानी और रबात इसकी राजधानी है। और स्पेन और मोरक्को को तो अलग करती है, लेकिन भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि, और ये रॉबर्ट पाक के नाम पर रखी गई है। बाबुल मंदेव संधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। सुंडा जल संधि, सुंडा इंडोनेशिया में एक स्थल है, और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इंडिया श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। और तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह पाए जाते हैं। समुद्री डुगोंग कहाँ पर मिलता है? मन्नार की खाड़ी में मिलता है। और महासागर और सबसे गहरा स्थान कौन कौन सा होता है? जैसे प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है, और इसकी गहराई 11,022 मीटर गहरा है, और फिलीपींस के पूर्व में यह स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ग्रेंच, और दूसरे स्थान पर है मेरियाना ट्रेंच, और दूसरे स्थान पर है अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका ट्रेंच, जो दूसरा सबसे गहरा स्थल माना जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन। टाइड या ज्वार किसे कहा जाता है? टाइड या ज्वार का मतलब होता है पानी का आना, और भाटा का मतलब होता है पानी का वापस जाना। और इसका कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, और पृथ्वी का आकर्षण बल, इनके कारण ज्वार और भाटा आता है। और सूर्य का आकर्षण बल भी इसका कारण होता है। हाई टाइड या वृहत ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, या वृहत कोण 180 डिग्री का बनाते हों। और मंथ में कितनी बार वृहत ज्वार आता है? तो 2 बार आता है। एक बार तो अमावस्या के दिन, और एक दिन पूर्णिमा के दिन आता है। लेकिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर हो तो लो टाइड या लघु ज्वार आता है। और वृहत और लघु ज्वार में अंतर 7 दिन का होता है। और एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार उसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। और एक ज्वार आने के बाद फिर आता है भाटा 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है। और वह कौन सा स्थान है जहाँ पर 4 बार ज्वार आता है? तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से यह आता जाता है। और मंथ में 2 बार ज्वार आता है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। पुस्तक किसने लिखी है? आर नक्स के द्वारा लिखी गई है। और गुरनार मिडल, इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? 1974 में। और इन्होंने एशियन ड्रामा पुस्तक 1968 में, और एन अमेरिकन डिलेमा, एक अमेरिका की दुविधा, ये लिखी है 1944 में पुस्तक। तो ये दोनों पुस्तक हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पीसी महालनोबिस, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और इनके मॉडल पर पीसी महालनोबिस मॉडल, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। और दूसरी पंचवर्षीय कब से कब तक थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। भारतीय नियोजन का वास्तुकार भी इनको कहा जाता है। और पहला 5 ईयर प्लान किस योजना पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसका है? एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। और एम विश्वेश्वरैया के द्वारा कौन सा बांध बनाया गया था? कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया था। और इनका जन्मदिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। और ये पहले पारसी अध्यक्ष भी बने थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की थी, 1886, 1893 और 1906 में 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
और इन्होंने ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और इन्होंने राष्ट्रीय आय का पहली बार आंकलन 1867-68 में किया था। और इन्होंने राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकाली थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के रचयिता कौन है? एडम स्मिथ हैं और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन्होंने इस पुस्तक की रचना 1776 में की थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसने लिखी है? J.M. कीन्स के द्वारा लिखी गई है। और राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी आनंद, गुजरात में। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड है। और ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में। और इसके फादर माने जाते हैं वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, माई अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। और राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न 2024 दिया गया है। और विश्व में जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जिनको 1970 में नोबेल अवार्ड भी दिया जा चुका है। और समाजवादी मॉडल कौन से पंचवर्षीय योजना में था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में था 1956 से 61 में। और नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। और इसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे PM नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव थे, जिनको भी 2024 में भारत रत्न दिया गया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। और इसकी कैपिटल का टारगेट क्या रखा गया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण योजना और उनसे संबंधित वर्ष। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये शुरू की गई थी 2023 में। PM जन आरोग्य योजना, ये 2018 में। PM सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये शुरू किया गया था अक्टूबर 1952 में। नमो दीदी ड्रोन योजना, ये शुरू की गई थी 28 नवंबर सन 2023 को। और ये 4 वर्षों के लिए 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करना है। और इसमें 15,000 रुपये सैलरी दी जाती है। और 15 दिन की ही इसमें ट्रेनिंग होती है। और इसमें महिलाओं की आयु होती है 18 से 37 वर्ष। और इसमें क्या होता है, जो किसानों के लिए जो छिड़काव होता है, तो छिड़काव के बारे में जानकारी दी जाती है। और 15 दिन की ट्रेनिंग। और नमो दीदी ड्रोन योजना है। PM सौर घर योजना, इसके तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी 1 करोड़ घर को। और ये योजना शुरू हुई है 15 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? 17 सितंबर 2023 को। 18 व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। और इसमें 3 लाख रुपए लोन 5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, PM गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। और इसमें 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। हर घर जल योजना, ये 2019 में शुरू की गई थी। और नल कनेक्शन के मामले में पहला स्थान पर है बिहार राज्य। और पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा राज्य बन गया है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g पिंड के रूप में आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यह हमेशा 9.8 होता है। g या गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये भी सही है। और जब हम लिफ्ट में एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो भार हमको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान यदि 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान का मतलब होता है मास। और यदि न्यूटन दिया हो, न्यूटन का मतलब होता है वेट यानी कि भार। न्यूटन तो सभी जगह परिवर्तित होता रहता है, लेकिन मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो मास इतना का इतना ही रहेगा, तो मास नेवर चेंज। तो मास कितना है? 60 किलोग्राम। तो यह चांद पर हो या पृथ्वी पर या मंगल पर 60 किलोग्राम ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
न्यूटन, न्यूटन की यूनिट कितनी है, तो भार की इकाई है न्यूटन। और 60 न्यूटन यदि पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा। एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है, तो ये पूर्ण समय लेता है 24 घंटे। और प्लायन वेग, प्लायन वेग क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को इतने वेग से फेंक देते हैं जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाता है, यानी कि वह चीज़ पृथ्वी पर वापस नहीं आती, तो किस वेग से हमें फेंकना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हमको यह चीज़ फेंकनी होगी, तो यह पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। किस तत्व की संयोजकता 3 होती है, तो एल्यूमिनियम, यहाँ पर है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और इसमें 2 और 4 परमाणु क्रमांक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में और 4 दूसरे कक्ष में आएंगे। एल्यूमिनियम की है 13, तो इसमें पहले में 2 फिर 8 और फिर 18 आते हैं, तो दूसरे में पहले में 2 दूसरे में 8 और बचे हुए 3 इसमें। सिलिकॉन, सिलिकॉन का है 14, तो इसमें 2 8 और 4। और मैग्नीशियम की है 12 परमाणु क्रमांक, इसमें 2 8 और 2 आएंगे। और यदि संयोजकता हमको चेक करनी हो, यदि 4 हो तो 4 हो या 4 से कम हो तो जितना होगा वही संयोजकता आ जाएगी। और यदि 4 से ज़्यादा हो तो हम उसको 8 से में से घटा लेंगे, और 8 में से जितने भी घटाएंगे तो उतनी ही संयोजकता आ जाएगी। और हमको नोट क्या रखना है कि ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अगर संयोजकता 4 तक होती है तो वही आ जाएगा, जो अगर 4 से अधिक हो तो 5 6 7 8 हो तो उसको हम 8 में से घटा देंगे। और नाइट्रोजन की जैसे 2 5 5 4 से ज़्यादा है तो इसको हम 8 में से घटा लेंगे, तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 3। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 1। और इनर्ट गैस होती हैं जो अक्रिय गैस होती है समूह 18 में, उनकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। समूह 17 में कौन कौन से, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इसमें शामिल होते हैं। और फ्लोरीन, इनको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑर्गन इसमें होते हैं। जैसे फ्लोरीन, इसका है 9 2 और 7 ये 8 से 4 से ज़्यादा है तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 1। तो समूह 17 की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा 1 हो उसे कहते हैं मिथ, कार्बन की मात्रा 2 हो उसे एथ, कार्बन की मात्रा 3 उसे प्रोप, कार्बन की मात्रा 4 उसे ब्यूट, पेंट, हेक्स इत्यादि कहते हैं। और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये इसके फॉर्मूले हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनका फॉर्मूला होता है, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। और मीथेन, मीथेन जैसे मीथ और एन, मिथ होता है कार्बन की संख्या 1 और एन का मतलब होता है CnH2n+2, तो इसमें CH4 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ब्यूटान का फॉर्मूला हो जाएगा C4H6, प्रोपिन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। और ये इसकी आकृति बनेगी, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा और ये 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है। और जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कहलाता है आर्थ्रोपोडा, और इसका नामकरण किया था 1848 में वंसी बोल्ड के द्वारा। और शरीर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, केंकड़ा, तितली, मकड़ी, मक्खी, मच्छर इत्यादि आते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। और तिलचट्टा, तिलचट्टा में ब्लड होता है वो वाइट होता है और इसमें हार्ट चैम्बर्स में 13 चैम्बर्स होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, मोलस्का होता है। मोनेरा समूह से संबंधित कौन कौन होते हैं। मोनेरा समूह, इसको आगे 6 भागों में बांटा गया है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटीन, माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया और अर्की बैक्टीरिया के रूप में बांटा गया है। और विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। पंच जगत वर्गीकरण किया और मोनेरा को 6 भागों में विभाजित किया है। केंचुआ का श्वसन अंग कौन सा होता है। केंचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा। और मछली का श्वसन अंग क्या होता है, मछली का होता है गलफड़े।
तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है स्पाइरिकल, ये श्वास रंध्र होते हैं और इसमें इसके हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं। मैरिस, जोंक और केंचुआ ये एनालिडा ग्रुप में आते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। मक्खी का होता है फानिया। मानव का होता है होमो सैपियंस। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स और बकरी का होता है कैप्टा हिटमस और भेड़ का होता है ओविज अराइज। घोड़ा का होता है इक्वस कैबलस। सरसों का ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज और काली मिर्च का होता है पाइपर नेग्रम। मोर का होता है पावोफेरा क्रिस्टिका और आम का होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये सभी वैज्ञानिक नाम भी हमको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे 5 करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक वाला युक्त बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने और जापान की मुद्रा का नाम है येन और यहाँ की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नए बने हैं सुगेरू इशिबा। अगस्त 2024 में 2+2 वार्ता भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुई थी और इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पर स्थापित किया गया है? चेनाब नदी पर और इसकी ऊंचाई है 1178 फीट ऊंचा है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। सत्तरवां कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जो पहली भारतीय बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता को और द सेमलेस फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। DRDO के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च स्मार्ट प्रणाली क्या है? तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो से संबंधित है स्मार्ट और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और इसका ध्येय वाक्य है ब्लसम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है और इसके अध्यक्ष समीर कामत बने हुए हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। जोरावर क्या है? जोरावर DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया एक हल्का टैंक है, हल्का स्वदेशी टैंक है और पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम फर्स्ट है। 244A 244A अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो इसका अर्थ है स्वायत्त राज्य या ऑटोनोमस स्टेट और अभी हाल ही में ऑटोनोमस स्टेट के बारे में एक झलक देखने को मिली है या उसमें मुद्दा उठा है। तो ये उठा है असम राज्य में। असम राज्य में एक स्वायत्त राज्य को लेकर एक मांग उठी है और जो 6वीं अनुसूची है उसमें किन किन का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और निजुत मोइना योजना कहाँ पर शुरू की गई है? चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए असम में शुरू की गई है। और बिहू फेस्टिवल, इसकी श्रृंखला 3 होती है। तो सबसे पहले साल के प्रारंभ में कौन सा मनाया जाता है, अक्टूबर में कौन सा और जनवरी में कौन सा? तो ये तीनों नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। और ये थी हमारी क्लास जो हमने 10th एपिसोड का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।